ऋषिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामृतायम्। शेचाळीस प्रश्न झाले होते आपले. कोण कोण आलं होतं, कोण कोण नाही बघा. कालद्रव्य कशास म्हणतात? पाठिंबा संजय ना सांगा. कालद्रव्य असे सोपे सोपे तर प्रश्न तर शिकून उपयोगच काय नाही त्याचा, जर तुम्हाला सांगता नाही तर. ते पाठ करायचं, वाचायचं. जे द्रव्य जीवादी सर्व द्रव्यांच्या परिणामामध्ये निमित्त. 6 द्रव्यांचं पक्क लक्षात आलं. स्वभाव की जीवद्रव्याचा स्वभाव काय आहे? चेतना, ज्ञान, दर्शन. पुद्गलाचा धर्मद्रव्याचा कुणाला गतीला निमित्त होते? जीवाने पुद्गल. आणि अधर्मद्रव्य स्थिती हेतुत्व. काल आकाशद्रव्य अवगाहन हेतुत्व म्हणजे काय? सर्व द्रव्यांना राहण्यासाठी जागा देण्यामध्ये निमित्त. आणि कालद्रव्य परिणमन हेतुत्व. परिणमन हेतुत्व म्हणजे सगळ्या द्रव्यांच्या परिणमनामध्ये निमित्त आहे. प्रत्येक द्रव्यांचं परिणमन आपापल्यामध्ये चालू आहे, त्याला निमित्त कालद्रव्य आहे. कालद्रव्याचे किती भेद केले? कोणते? आणि व्यवहार काल. निश्चय काल कशास म्हटलं? जे स्थित आहेत, एक एक कालानुसार स्थित आहेत. म्हणजे काल द्रव्यालाच इथं निश्चय काल म्हटलं. द्रव्य आणि पर्याय दोन शब्द नाही, पण द्रव्य, गुण और पर्याय ये 3 बातें हम सीखे पहले. तो द्रव्य मतलब क्या है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं. गुण मतलब क्या है? द्रव्य के सर्व भाग में और सर्व अवस्था में रहते हैं. तो द्रव्य आधार गुण उसमें आधार रूप से रहते हैं. और पर्याय मतलब एक एक समय में जो उसकी अवस्था हो रही द्रव्य की वो पर्याय है. तो तीनों अलग अलग है क्या? द्रव्य अलग, गुण अलग और पर्याय अलग. उनके लक्षण की अपेक्षा भिन्न भिन्न है, लेकिन तीनों का स्थान प्रदेश एक ही है. जहाँ द्रव्य है वही उनके गुण है और उसकी पर्याय भी उसी में हो रही है, अन्य प्रदेश में नहीं हो रही. तो द्रव्य गुण पर्याय मिलकर ही एक वस्तु है. तो वहाँ पर पर्याय मतलब उस द्रव्य के गुणों का जो परिणमन हो रहा है उसको ही पर्याय कहा. तो इसी प्रकार काल द्रव्य है तो उसमें भी द्रव्य गुण पर्याय तीनों होंगे ना. तो काल मतलब ये द्रव्य ही हो गया. कौन सा द्रव्य है कि प्रत्येक आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु, जैसे पुद्गल परमाणु होता है. पुद्गल परमाणु कैसा होता है? स्पर्श रस गंध वर्ण सहित होता है. और काल द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण रहित होता है, लेकिन वो होता है, उसका अस्तित्व है. कालाणु का भी अमूर्तिक रूप से अस्तित्व है. अभी सभी यहाँ पर भरे हुए कालाणु पूरे, वो दिखते नहीं अमूर्तिक होने से, और सूक्ष्म है इसलिए दिखते नहीं. तो कालाणु जो है उसको ही काल, निश्चय काल कहा. और उस काल द्रव्य के जो पर्याय हो रही है, कौन सी पर्याय हो रही है काल द्रव्य की? व्यवहार काल कहा उसको, लेकिन पर्याय का नाम क्या कहेंगे उसका? काल द्रव्य के पर्याय जो है उसको क्या कहते हैं? व्यवहार काल कहते बराबर है, लेकिन पर्याय कौन सी है उसकी? हाँ, समय, अवली, घड़ी, मुहूर्त, दिन, वर्ष, ये सब काल द्रव्य के पर्याय हैं. तो उस पर्याय को ही यहाँ पर क्या कहा? व्यवहार काल कहा. काल द्रव्य को निश्चय काल और काल द्रव्य की पर्याय को व्यवहार काल कहा. परिणमन हेतुत्व है, अमूर्तत्व है,
निष्क्रियत्व है, ऐसे बहुत सारे गुण है ना उसमें, शुद्धत्व है, ये गुण ही कहलाते हैं सब। जीव, हाँ, द्रव्य कहाँ पर रहते हैं और कितने हैं और कहाँ पर रहते हैं, ये बताया था कल। कितने हैं जीव द्रव्य, कितने हैं, और पूर्वकल द्रव्य अनंत गुणे हैं। काल द्रव्य कितने हैं, काल द्रव्य असंख्यात। असंख्यात छोटी है क्या अनंत छोटी है, कौन सी संख्या छोटी बड़ी है, क्योंकि असंख्यात 100 हमने बोल लिया, तो संख्यात सबसे छोटी। 3 प्रकार की संख्या होती है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। उसमें संख्यात तो जो अपन छद्मस्त जीव जान सकते हो संख्यात, हमारा जो विषय नहीं है वो संख्या है असंख्यात, मतलब संख्यात से बड़ी असंख्यात, और असंख्यात से भी बड़ी जो केवल ज्ञान ही जानते हैं, केवल ज्ञानी ही जानते हैं, वो अनंत। तो सबसे बड़ा अनंत होता है। तो जीव सबसे ज़्यादा कौन है इस जगत में, पुद्गल द्रव्य। उससे कम कौन है, जीव द्रव्य। अनंत ही होते हुए भी उससे अनंत गुने कम है। और काल द्रव्य असंख्यात है, तो उससे भी कम है काल जीव द्रव्य से भी। तो जितने आकाश के प्रदेश उतने काल द्रव्य। काल द्रव्य की संख्या कितनी, लोकाकाश के, क्योंकि एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु है, तो प्रदेशों की जितनी संख्या होगी उतने ही कालानु होंगे। और धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और आकाश द्रव्य कितने हैं, एक एक ही है, उनकी संख्या अनेक नहीं है, एक ही पूरा धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और काल द्रव्य, आकाश द्रव्य है। एक प्रदेश कितनी जगह, तो कल एक प्रदेश किसको कहा, ऐसे पढ़ी लिखी लड़कियां तुम, और फटाफट उत्तर देना चाहिए। हाँ, एक पुद्गल परमाणु आकाश के जितने भाग को व्याप्त करता है, इतने में आया परमाणु, तो उसको ही प्रदेश कहा। और उस नाप से सबके प्रदेश गिने हैं, तो सबके प्रदेश भी हैं। अब 47 नंबर का प्रश्न है, और ये सब कहाँ रहते हैं, सब लोकाकाश में रहते हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य लोकाकाश के कितने भाग में रहते हैं, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य लोकाकाश के कितने भाग में रहते हैं, संपूर्ण लोक में रहते हैं, मतलब पूरे लोक को व्याप्त किया है। जीव द्रव्य कितने भाग में रहता है, संपूर्ण भाग में नहीं रहता है जीव, मतलब हमेशा नहीं रहता है, वो केवल समुद्रघात के समय ही पूरे लोकाकाश में व्याप्त होता है। तो लोकाकाश के असंख्यात भाग में रहता है जीव द्रव्य को कितने, मतलब पूरे लोकाकाश में सब जीव भरे हुए हैं, अनेक द्रव्यों की अपेक्षा से संपूर्ण लोक भरा हुआ है, लेकिन एक जीव द्रव्य लोकाकाश के असंख्यात भाग में रहता है, कम से कम असंख्यात भाग लगता है। और पुद्गल भी संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं, लेकिन एक पुद्गल एक प्रदेश, 2 प्रदेश या संख्यात असंख्यात प्रदेश में रहते हैं। आकाश द्रव्य कहाँ रहता है, लोक और आलोक दोनों में व्याप्त है। और काल द्रव्य तो अभी बताया था, कितने लोक, प्रदेलोक के कितने जगह में रहता है, काल द्रव्य पूरे लोक में भरे हुए हैं, लेकिन एक काल द्रव्य लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर। ऐसे संपूर्ण काल द्रव्य से पूरा लोक भरा हुआ, संपूर्ण लोक में 6 द्रव्य भरे हुए हैं, लेकिन एक एक जीव और एक एक पुद्गल की अपेक्षा से देखेंगे तो छोटा सा भाग व्याप्त हुआ है। तो इस मतलब जितने शरीर है उतने में जीव रहता है ना, तो शरीर छोटा है तो उतने भी भाग में जीव रहता है, चींटी आदि का शरीर है। तो आगे, अब आगे 47 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक जीव कितना बड़ा है, प्रत्येक जीव कितना बड़ा है, तो पढ़ो। हाँ, तो पुस्तक कहाँ ली नहीं आपने, देख लो, वाचा कोण रुजुता काय, ऋतुजा। प्रत्येक जीव प्रदेशांच्या अपेक्षेने लोकाकाशा एवढा असंख्यात प्रदेशी आहे. प्रदेशांची संख्या कमी जास्त न होता
आपल्या संकोच विस्तार शक्तीमुळे प्रदेशांचा संकोच व विस्तार होऊन तो प्राप्त शरीर प्रमाण राहतो. मुक्त जीवांचा आकार अंतिम शरीरापेक्षा किंचित न्यून असतो. प्रत्येक जीव प्रदेशांच्या पेक्षा, म्हणजे एका जीवाचे प्रदेश किती आहेत प्रदेश? आता आपण ते जीव किती किती बघितलं की नाही, तसं प्रदेश सगळ्या द्रव्यांचे. एका जीवाचे प्रदेश किती आहेत? असंख्यात. किती असंख्यात आहे? कितने असंख्यात है? तो लोकाकाश के जितने प्रदेश उतने एक जीव के प्रदेश हैं. और इसके पास ही दूसरे द्रव्य लिखते हैं अपन, धर्म और अधर्म. इनके भी समान प्रदेश हैं. इन तीनों के प्रदेश समान है. एक जीव के प्रदेश, एक धर्म द्रव्य के प्रदेश, अधर्म द्रव्य के प्रदेश. क्योंकि संपूर्ण लोक प्रमाण धर्म और अधर्म द्रव्य है, तो इसके प्रदेश पूरे लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतने ही धर्म और अधर्म द्रव्य के प्रदेश हैं. तो जीव के भी उतने हैं, लेकिन जीव उतने भाग में रहता है कि हमेशा पूरे लोक में नहीं रहता है. तो लोकाकाश के मतलब प्रदेश कम ज्यादा नहीं होते, प्रदेश तो उतने रहेंगे, लेकिन संकोच और विस्तार शक्ति से प्रदेशों को क्या करते, लोक प्रमाण प्रदेश होने पर भी संकुचित करके जिस शरीर प्राप्त हो गया उस शरीर में जीव रहता है. तो प्रदेश कम ज्यादा नहीं होते. जैसे शुष्क और जैसे क्या बोलते हैं इसको, चमड़ा, हिंदी में क्या बोलते हैं, आपलं चामडं असते की नाही, पाण्यात भिजवल्यानंतर काय होतं, फुलते. म्हणजे ते विस्तृत झालं, वाळल्यानंतर संकुचित होतं. रबर आहे, ताणल्यानंतर पसरते आणि सोडल्यानंतर संकुचित होते. तो संकोच और विस्तार प्रदेश में होता है. हम जन्म के समय कितने थे? इतने थे. फिर अब कितने हो गए? 5 फीट के हो गए. तो प्रदेश फिर जीव के बढ़ गए क्या? शरीर बढ़ता गया तो शरीर के अनुसार जीव के प्रदेश फैलते गए. जितना शरीर बढ़ेगा उतने प्रदेश फैलते जाएंगे. जैसे जैसे फल, अभी जैसे बहुत अच्छे तरह से आम वगैरह खाएंगे तो गर्मी के दिनों में हेल्थ बढ़ जाती है. तो हेल्थ बढ़ी तो आत्मा के प्रदेश भी प्रदेश बढ़ते हैं क्या? फैल जाते हैं. वो संकुचित थे और फैला होता है, क्योंकि उसमें लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश है, तो उतने फैलने की उसमें योग्यता है. जीव में पूरे लोकाकाश भर हो सकते हैं, केवल समुद्रघात में होते हैं. तो इसलिए संकोच विस्तार शक्ति के कारण प्रदेश कम ज्यादा न होते हुए जितना शरीर होता है उतने शरीर प्रमाण होता है. या समुद्रघात के समय बाहर भी फैलता है, शरीर के बाहर भी, क्योंकि उसमें फैलने की शक्ति है जीव की. तो जीव के प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश प्रमाण असंख्यात. लेकिन कितनी जगह में जीव रहता है? तो जो शरीर प्राप्त होता है उसके अनुसार कम ज्यादा जगह में जीव रहता है, लेकिन उसमें प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है, प्रदेश कम ज्यादा नहीं होते हैं. जैसे कपास है, ऐसा फैलाओ तो इतना फैल जाएगा, और उसको ये करो, इकट्ठा करो तो इतने में आ जाता है. ऐसे जीव के प्रदेश भी संकोच विस्तारक होते हैं. मुक्त जीवों का आकार कितना है? जैसे शरीर, संसारी जीव तो शरीर प्रमाण रहेंगे, लेकिन जब शरीर का अभाव हो गया तब जीव कितने जगह में रहता है? तो अंतिम जो शरीर छोड़ दिया उस शरीर के आकार उनके आत्मा के प्रदेश रहते हैं, खाली शरीर नहीं रहता है. जैसे सिद्ध है उनके शरीर है क्या? क्योंकि आठों कर्मों का नाश करके, शरीर का नाश करके सिद्ध हुए हैं, तो वहाँ पर शरीर भी नहीं, कर्म नहीं, कुछ नहीं है, केवल आत्मा के प्रदेश, शुद्ध प्रदेश है. तो उसका आकार कौन सा रहेगा? तो अंतिम शरीर जो छोड़ दिया था, जिससे वो मोक्ष गए, जैसे बाहुबली का शरीर 525 धनुष का था, तो उनका अब सिद्धालय में आत्मा कितने प्रदेश में होगा? 525 धनुष में ही होगा. महावीर जी भगवान गए मोक्ष, उनका कितना शरीर था? 7 हाथ प्रमाण था,
तो अभी उनका आत्मा भी कितने हाथ में होगा, 7 हाथ प्रमाण में। हाँ, उसमें केवल थोड़ा सा कम होता है, किंचित न्यून होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अपने पोकळ प्रदेश है कान नाक इत्यादि में या अंदर शरीर में, तो वो शरीर वो आत्म प्रदेश ऐसे पोकळ नहीं रहते हैं, वो सब भरी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आकार संकुचित होता है, कम होता है। तो इसलिए कुछ कम अंतिम शरीर आकार, क्या बोलना, कौन पुनः किसका आकार है, मुक्त जीवों का। मुक्त जीवों का आकार कितना, कुछ कम अंतिम शरीर आकार, काही कमी शेवटच्या शरीर प्रमाण असतो। आणि संसारी जीवांचा आकार कसा असतो, शरीराप्रमाणे असतो। जीवाचे प्रदेश आहेत किती, किती असंख्यात आहे, लोकाकाशाचे जेवढे प्रदेश तेवढे, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात। जीवाचा आकार शरीरासारखा, शरीरा एवढा, आणि शेवटच्या मुक्त जीवांचं शरीर शेवटच्या शरीराप्रमाणे आहे। पुढे दिलाच प्रश्न त्याने, कोणता जीव लोकाकाश एवढा होऊ शकतो, तर ज्याला 13व्या गुणस्थानामध्ये म्हणजे केवळ ज्ञान होत आहे, म्हणजे कोणती अवस्था झाली ती, अर्यंत। हे सगळे पंचपरमेष्ठी अवस्था माहिती आहेत की नाही, पंचपरमेष्ठी कोण आहेत, कोण होते पंचपरमेष्ठी, जीव होता ना। ज्यावेळेला जीव मुनी झाला तर ते 7 अवस्था झाली, सगळ्या परिग्रहाचा त्याग केला, त्यांना जर उपाध्याय पद दिलं तर ते उपाध्याय परमेष्ठी झाले, त्यांना जर आचार्य पद दिलं तर ते आचार्य परमेष्ठी झाले। कोण झाले, जीवाच्याच अवस्था आहे। आणि ते ज्या वेळेला ध्यानाच्या द्वारे कर्माचा नाश करतात त्याला कोण होतात, अर्यंत। 4 घाती कर्मांचा, 4 घाती कर्मों का नाश किया तो वो ही आत्मा क्या हो गया, अर्यंत हो गया। मतलब ये अर्यंत भी जीव की अवस्था है। तो जब अर्यंत है उसको बोलते 13वां गुणस्थान, उसमें अर्यंत है, तो उस समय उनका अभी संसार का काल थोड़ा रह गया, अंतर्मूर्त प्रमाण उनकी आयु शेष रह गई, और बाकी के कर्मों की तो स्थिति बहुत होती है, ज़्यादा असंख्यात वर्ष। तो स्थिति को कम करने के लिए उनके समुद्घात होता है। समुद्घात होता है मतलब आत्म प्रदेश शरीर से बाहर फैलते हैं। तो उस समय जब केवली समुद्घात होता है तब पूरे लोकाकाश प्रमाण जीव के प्रदेश होते हैं। मतलब लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जीव का एक एक प्रदेश, मतलब हम यहाँ बैठे हैं, हम हमारे भीतर भी केवलियों के प्रदेश आ जाएंगे जब केवल समुद्घात होगा तब। नारकी जीवों के भी सभी मतलब पूरे लोकाकाश में फैलेंगे ना, तो सर्वत्र रहेंगे। तो लोकाकाश प्रमाण कब होता है जीव, जब केवली समुद्घात होता है। क्या उत्तर देना, मुक्त जीव मुक्त होने के पहले जब केवली समुद्घात होता है तब लोकाकाश प्रमाण होता है जीव। स्थिति, अन्य कर्मों की स्थिति कम करने के लिए 4 कर्म बचे, आयु कर्म अंतर्मूर्त शेष रह गया, बाकी के कर्मों की तो स्थिति बहुत है। तो वो स्थिति एक ही, वो कांटक घात बोलते उसको, एक एक समय में बहुभाग का शब्द मतलब इसमें है गणित की अपेक्षा से। बहुभाग स्थिति क्या होती जाती है, कम होती जाती है एक एक समय में। अब सब पूरी प्रोसीजर है उसकी, वो सब कहेंगे तो बहुत लगना पड़ेगा। आएगा तो बताएंगे। मतलब दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण, ऐसे वो 4 समयों में आत्मा के प्रदेश हो जाते हैं। उसका भाव इतना ही है कि जैसे आप कपड़े हैं पूरी घड़ी करके सुखाएंगे 8 पदर करके, तो जल्दी सूखता है क्या, उसको फैलाओ तो जल्दी सुखाना है, तो क्या करते हैं आप, पूरा फैलाव करते हैं उसका, तो जल्दी सूख जाता है। ऐसे आत्मा के प्रदेशों में जो कर्म स्थित है वो अभी क्रम से उदय में आएंगे तो बहुत काल लगेगा, लेकिन उसको आत्मा के प्रदेश ऐसे फैला दिए तो उस कर्म की स्थिति अंतर्मुहूर्त में ही कम हो गई, मतलब एक एक समय में ही कम हो गई। सगळे कर्म वाढून जाते, शुष्क हो जाते कर्म सब। तो उसके लिए स्थिति और अनुभव दोनों का घात करने के लिए वहाँ पर आत्मा के प्रदेश बाहर फैलते हैं, तो उससे कर्म की स्थिति कम हो जाती है। ये 7वां समुद्घात का आएगा ना, शायद इसमें आ सकता है आगे।
तो तब उसका पूरा डिटेल बताएंगे, समुद्घात क्या है, कैसे होता है। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना कि मोक्ष जाने के पहले केवल समुद्घात होता है, उस समय आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं, एक वर्गण होती है उस समय। मोक्षाला जाण्यापूर्वी अंतर्मुहूर्त पहिलं इतर जीवांचं केवली समुद्रात त्यांचंच होतं ना। केवली समुद्रात होऊन क्या होता है, जो मोक्ष जाने के पहले अंतर्मुहूर्त पहले केवली समुद्घात होता है और उस समय आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। तो केवली लोकपूरण समुद्घात होता है। केवली समुद्घात में 4 है, दंड, कपाट, प्रदर, लोकपूरण। उस लोकपूरण समुद्घात में आत्मा के प्रदेश सब ओर फैल जाते हैं। प्रत्येक जीव लोकाकाश के कितने भाग में रहता है, मैंने बताया था आपको ऊपर, वापिस यहाँ प्रश्न में पढ़ते हैं। वाचन अमृता। प्रत्येक जीव लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी असूनही तो कमीत कमी लोकाकाशाच्या असंख्यातव्या भागात राहतो, तरीही त्याने व्यापलेले प्रदेश असंख्यात असतात, कारण असंख्याताचे असंख्यात भेद संभवतात। ये लोकाकाश तो लोकाकाश में जीव रहता है, ये तो बात सही है, लेकिन लोकाकाश प्रमाण इतने जीव के एक प्रदेश है, लेकिन वो कितने भाग में रहता है, तो एक जीव को कम से कम चींटी का भी शरीर हो, चींटी से भी छोटा शरीर, एक केंद्रीय अपर्याप्त जीव का होता है, जो घनांगुल का असंख्यात्वा भाग उसका नाम है शास्त्र में। अंगुल का भी असंख्यात्वा भाग, मतलब एक अंगुल के असंख्य टुकड़े करो तो एक भाग कितना होगा, ये अंगुल एक, इसके असंख्य टुकड़े करो कितना छोटा होगा, बहुत छोटा, कि अपने को दिखेगा ही नहीं। तो इतना छोटा शरीर एक केंद्र जीव का होता है, लेकिन उसमें भी लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होंगे। ये पूरे लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है, लेकिन मैंने इतनी बिंदी दी तो कितने प्रदेश आ गए इसमें, असंख्यात ही प्रदेश होते हैं। ये एक प्रदेश नहीं है, इसमें लोकाकाश के कितने प्रदेश आ जाएंगे, असंख्यात प्रदेश आ जाएंगे। तो इसलिए एक जीव को रहने के लिए असंख्यात प्रदेश ही लगते हैं, छोटे भी शरीर में हो तो एक प्रदेश पर नहीं आ सकता है। जैसे एक परमाणु एक पुद्गल के, एक परमाणु लोकाकाश के एक प्रदेश पर रहता है, लेकिन जीव एक प्रदेश पर रह सकता है क्या, नहीं। जीव को रहने के लिए कितना छोटा भी शरीर हो तो असंख्यात प्रदेश लगते हैं, उसको अंगुल का असंख्यात्वा भाग ऐसा कहते हैं। तो प्रत्येक जीव लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी होकर भी कम से कम लोकाकाश के असंख्यात्वा भाग समझ में आता है क्या। जैसे अभी 100 का 10वां भाग आप बोलते हैं, तो 100 को 10 से भाग दो तो जो आएगा वो प्रमाण आएगा। ऐसे लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उसको असंख्यात का भाग दो। असंख्यात भी एक प्रकार का नहीं है, असंख्यात प्रकार का असंख्यात है, छोटा असंख्यात, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा, एक संख्या बढ़ाते जाओ, तो जो सबसे उत्कृष्ट असंख्यात होगा वहां तक एक समय बढ़ाते हुए उतने भेद हो गए उसके। जैसे अभी 1 से लेकर के 100 तक संख्या मानी अपन ने, तो संख्या कितने प्रकार का हो गया, 2 3 4 5 6 ऐसे एक से बढ़ते हुए 100 संख्या हो गई ना, तो 100 भेद हो गए उसके, 2 3 4 5 6 ऐसे। और हमने 101 से लेकर के 200 तक असंख्या 500 तक असंख्या ऐसा माना, तो असंख्यात के कितने भेद हो गए, संख्यात के बाद असंख्यात चालू हो जाए। 1 से लेकर के एक संख्या नहीं मानते हैं तो 2 से लेकर के समझो 2 से लेकर के 100 तक ये संख्या है, और 101 से लेकर के 500 तक असंख्या है, ऐसा मान लिया अपन ने समझने के लिए। तो 2 संख्या के भेद कितने हो गए, 2 से लेकर के 100 तक 99 भेद हो गए। असंख्यात के कितने भेद हो गए, 101 से लेकर के 500 तक 400 भेद हो गए, क्योंकि 101 भी असंख्यात है, 102 भी असंख्यात है, 103 भी असंख्यात है, ऐसे एक बढ़ाते जाओ तो उतने प्रकार के असंख्यात के क्या हो गए, भेद हो गए। तो असंख्यात भी अनेक प्रकार का, तो यार इस लोकाकाश के प्रदेश है समझो कि 400 प्रदेश है,
मान लो, और जीव 101 प्रदेश में रहता है, तो कितनावा भाग हो गया वो उसका असंख्यातवा भाग। तो लोकाकाश के प्रदेशों में ये बड़ी संख्या ले लो, नहीं तो जैसे ये 5000 ले लो तो तक है। तो लोकाकाश के प्रदेश समझो कितने हैं, 1500 है समान। तो उसको हमने असंख्यात का भाग दिया, 150 का भाग दिया, वो नहीं आएगा बराबर। संख्या लेने को देखिए उसके लिए मतलब एक बताना था कि लोकाकाश के प्रमाण में असंख्यात का भाग देंगे, नहीं ये बता रहे थे कि लोकाकाश की संख्या में असंख्यात का भाग देंगे, उत्तर भी असंख्यात ही आएगा। लेकिन उसको लोकाकाश का असंख्यात भाग माना जाएगा। तो उसके लिए अपन और बड़ी संख्या लेते हैं, 50,000 ले लो, ये असंख्यात बड़ा असंख्यात है। और 101 से लेकर के 50,000 तक असंख्यात की संख्या है। और लोकाकाश के प्रदेश हम माने कि 40,000 है, और उसको असंख्यात से भाग दिया, 400 से भाग दिया, तो कितना आया, 100 आया क्या? छोटी संख्या से भाग देते, 200 से भाग देते हैं, 200 असंख्यात से भाग दिया समझो, तो कितना है यहाँ पर, 200 आएगा ना, 200 आएगा। तो ये 200 भाग दिया वो असंख्यात है, इसलिए वो लोकाकाश को असंख्यात से भाग दिया, तो जो लब्ध आया वो लोकाकाश का असंख्यात भाग हो गया। तो जो उत्तर आया वो भी असंख्यात संख्या है, 200 भी असंख्यात संख्या है, ये बता रहे थे। एक जीव को कम से कम रहने के लिए असंख्यात प्रदेश ही चाहिए लोकाकाश को, लेकिन वो कितना है, लोकाकाश का असंख्यातवा भाग है। प्रत्येक जीव लोकाकाश के असंख्यातवे भाग में रहता है, तो भी उसने जितने प्रदेश व्याप्त किए हैं वो कितने हैं, असंख्यात हैं, क्योंकि प्रदेश बहुत छोटी इकाई है, और इतने अंगुल के असंख्यातवे भाग में बहुत बड़ा है वो भी अंगुल का असंख्यातवा भाग, उसमें असंख्यात अवसर्पिणी के समय होते हैं। एक अंगुल के असंख्यातवे भाग में कितने प्रदेश आते हैं, तो अवसर्पिणी काल 20 कोडाकुड़ी सागर, 10 कोडाकुड़ी सागर, 20 कोडाकुड़ी सागर, ऐसे अवसर्पिणी काल कितने आएंगे, असंख्यात आएंगे। ऐसा मतलब ये गणित है सूक्ष्म। तो आगे बढ़ते हैं अपन, सबका भाव क्या हो गया, एक जीव के प्रदेश कितने कितने असंख्यात, लोकाकाश प्रमाण, और एक जीव के लिए एक जीव कितने भाग में रहता है, लोकाकाश के असंख्यात भाग में, कम से कम लोकाकाश के असंख्यात भाग में रहता है। जब समुद्रघात होता है तो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन शरीर प्रमाण रहता है तो लोकाकाश के असंख्यात भाग में रहता है। तो असंख्यात भाग में भी लोक के कितने प्रदेश आते हैं, असंख्यात प्रदेश आते हैं। ऐसे 3 चीजें याद रखना। अब पुद्गल द्रव्य लोकाकाश के कितने भाग में रहता है, श्रद्धा, एक पुद्गल प्रदेश परमाणु किती भागात राहतो, परमाणु एक प्रदेश है ना, तो लोकाकाश के एक ही प्रदेश में आएगा, उसके 2 प्रदेश नहीं होंगे। तो एक परमाणु कितने प्रदेश में रहेगा, एक प्रदेश में। अब 2 परमाणु का स्कंद बन गया, या 2 परमाणु अलग अलग छोटे छोटे कितने प्रदेश में रहेंगे, लोकाकाश के कितने भाग में आ जाएंगे, 2 परमाणु को रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, संख्या मतलब कितनी, 2 परमाणुओं को ये लोकाकाश की कितनी जगह चाहिए रहने के लिए, 2 से ज्यादा चाहिए क्या, 2 परमाणु 3 प्रदेश पर आएंगे क्या, नहीं। 2 परमाणु को कम से कम मतलब 2 प्रदेश में रह सकते हैं या एक प्रदेश में भी रह सकते हैं।
परमाणु का एक प्रदेश, वो ज्यादा नहीं रह सकता एक प्रदेश से। एक परमाणु दो प्रदेश पर नहीं है, एक परमाणु एक ही प्रदेश में आ जाएगा। दो परमाणु का स्कंद हो या अलग अलग दो परमाणु कितने प्रदेश में आएंगे? लोग के एक प्रदेश में भी आ सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा दो प्रदेश में आएंगे। ऐसे तीन परमाणुओं का स्कंद त्रिणुस्कंद वो कितनी जगह में आएगा? वो भी एक प्रदेश में आ सकता है या दो प्रदेश में आ सकता है या ज्यादा से ज्यादा तीन प्रदेश में आ सकता है। तो क्योंकि आकाश के एक प्रदेश में अनंत परमाणुओं को आह्वान देने की शक्ति है। आकाश के एक प्रदेश में अनंत परमाणु भी आ सकते हैं। क्या समझ में आया? आकाश के एक प्रदेश में कितने परमाणु आ सकते हैं? अनंत परमाणु भी आ सकते हैं। तो इसलिए एक प्रदेश से प्रारंभ करो और जितने परमाणु है उतने प्रदेश तक जाओ। तीन परमाणु एक प्रदेश में रह सकते हैं, दो प्रदेश में रह सकते हैं, तीन प्रदेश में रह सकते हैं। चार परमाणु का स्कंद 1 2 3 या 4। 5 परमाणु का स्कंद 1 2 3 4 या 5, ऐसे बढ़ाते जाओ। फिर संख्याक परमाणु का स्कंद संख्याक प्रदेशी जितने प्रदेश है उतने तक ही ले लो। फिर असंख्याक परमाणु का स्कंद कितने प्रदेश में आएगा? वो भी 1 2 3 4 ऐसे प्रदेश ले लो। हाँ, लेकिन अभी अनंत परमाणु का स्कंद लेंगे। अनंत परमाणु का स्कंद है, वो कितने प्रदेश में आएगा? वो भी एक प्रदेश में भी आ सकता है, दो प्रदेश में भी आ सकता है, तीन प्रदेश में भी आ सकता है, संख्याक प्रदेशों में भी आ सकता है या असंख्याक प्रदेशों में आ सकता है। उसके लिए अनंत परमाणु का स्कंद है तो अनंत प्रदेश लगेंगे उसको। असंख्या से ज्यादा प्रदेश नहीं होंगे क्योंकि लोकाकाश असंख्याक प्रदेश ही है, अनंत प्रदेश ही नहीं है। लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? उसके बाहर पुद्गल है क्या? लोकाकाश के बाहर पुद्गल द्रव्य नहीं है। तो अनंत प्रदेश स्कंद भी असंख्याक प्रदेश से ज्यादा नहीं लेगा। अभी अपने पास अनंत कारमान वर्गना है, तेजस वर्गना है, वो कितनी जगह में रह रहे हैं? असंख्याक प्रदेश में रह रहे हैं ना, उससे ज्यादा प्रदेश उनको नहीं चाहिए। परमाणु की अपेक्षा से उसके अनंत प्रदेश है, लेकिन लोकाकाश के अनंत प्रदेश नहीं लेगा। वो लोकाकाश के असंख्याक प्रदेश में ही एक प्रदेश में भी आ सकता है। अनंत परमाणु का स्कंद एक प्रदेश में भी आ सकता है, दो में भी आ सकता है, संख्याक में आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा असंख्याक प्रदेश लेगा, उससे ज्यादा प्रदेश नहीं। यहाँ पर अपन करते गए तीन परमाणु के लिए तीन प्रदेश, ऐसे अनंत परमाणु के लिए अनंत प्रदेश आप कहेंगे तो गलत होगा, क्योंकि लोकाकाश है असंख्याक प्रदेश ही। तो अनंत परमाणु का स्कंद इसी में आएगा, इसके बाहर नहीं होगा। जो महास्कंद सबसे बड़ा महास्कंद है तो वो भी इस लोकाकाश में आ जाता है, उसके बाहर नहीं। तो इसलिए लोकाकाश के असंख्याक प्रदेश तक ही जाए उद्गल परमाणु के लिए, उससे ज्यादा प्रदेश नहीं लगेंगे। संख्याक परमाणु का स्कंद 1 2 किंवा असंख्याक प्रदेश में रहता है। असंख्याक परमाणु का स्कंद भी 1 2 संख्याक या असंख्याक प्रदेश में रहता है। और अनंत परमाणु का स्कंद 1 2 संख्याक और असंख्याक, वहां पर अनंत नहीं कहना, क्योंकि लोकाकाश के बाहर नहीं रहता है। उसका सूक्ष्म परिणाम है अनंत परमाणुओं का भी, जैसे कारमान वर्गना है अनंत परमाणु है, लेकिन दिखते हैं क्या अपने को? क्योंकि उनका बंधन कैसा है? सूक्ष्म है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। आगे समुद्र का आया है इसमें। क्या समझ में आया? लोकाकाश जीव द्रव्य कितने भाग में रहता है? लोकाकाश के कम से कम असंख्याक भाग में रहता है। तो उसमें कितने प्रदेश आते हैं? असंख्याक प्रदेश ही। मतलब जीव संख्याक प्रदेश पर नहीं रह सकता है, 1 2 3 या संख्याक प्रदेश पर
नहीं रह सकते हैं। जीव को रहने के लिए कम से कम जगह असंख्यात प्रदेश ही चाहिए, लेकिन वह असंख्यात प्रदेश लोकाकाश का छोटा सा भाग, असंख्यात भाग भी हो सकता है। और पुद्गल द्रव्य के लिए कितनी जगह चाहिए? तो 1 2 3 4 या संख्यात या असंख्यात, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अनंत परमाणु का स्कंद भी वो असंख्यात प्रदेश तक ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य कितनी जगह में रहते हैं? पूरे लोकाकाश में रहते हैं, तो पूरे लोकाकाश में व्याप्त है ना। और काल द्रव्य कितनी जगह में रहते हैं? प्रदेश मतलब एक प्रदेश में, लोकाकाश के एक प्रदेश में एक कालानु आता है। इस प्रकार मतलब प्रत्येक द्रव्य के लिए कितनी जगह लगती है, अपने के लिए कितनी जगह लगती है, जितने शरीर उसमें रहते हैं। पूरा इतना मकान चाहिए बड़ा रहने के लिए अपने को, इतना बड़ा बड़ा मकान बनाते हैं तो उससे पूरे मकान में फैल जाते क्या? उसके इतने भाग में रहेंगे, मकान की किसी भी जगह जाएंगे तो इतनी जगह में रह सकते हैं, कुटिया में भी रह सकते हैं और महल में भी रह सकते हैं। तो वहाँ कहीं पर भी रहेंगे तो इससे ज़्यादा में नहीं रहेगी, अपने शरीर ब्रह्मांड से ज़्यादा। तो कितनी, लेकिन हमारी आसक्ति कितनी रहती है, कितना घर बड़ा होना चाहिए। और घर बड़ा करो तो उसके पीछे क्या क्या होता है? अपना समय व्यर्थ जाता है, जीवों की हिंसा होती है, इतने सब सफाई करने में कितने जीवों की हिंसा होती है, और उसको पूरा सफाई करने में हमारा टाइम कितना जाता है। पुराने लोग देखो छोटे घर में रहते थे, और जब बड़ा मकान बन गया तो बोलते कि अब उसकी सेवा करने में ही पूरा काल जाता है। दिखता है बड़ा घर बन गया, हम बहुत बड़े हो गए, लेकिन हमारी चैन खो जाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना कि जीव के लिए इतनी बड़ी जगह चाहिए, वो तो अपने शरीर प्रमाण ही रहता है। और अब समुद्घात को छोड़कर अपने शरीर प्रमाण रहता है, ऐसा कहा था। तो समुद्घात किसको कहते हैं, वो आगे का प्रश्न आया है। थोडं वाचत जावा, म्हणजे तुम्हाला स्वतःहून समजत जाईल, आणि तुम्हाला नाही समजलं तुम्हाला शंका येते, कोण शंका पण विचारत नाही, आणि आम्ही प्रश्न विचारला तर त्याचं उत्तर पण मिळत नाही। हे शिकायचं कशासाठी? आपल्याला यायला पाहिजे म्हणून। म्हणजे तुम्ही जर पक्क केला तर तुम्हाला कोणतंही शास्त्र वाचला तर समजणार, परंतु हेच जर कच्चं राहिलं तर ते कसं समजणार? ही प्रवेशिका आहे, म्हणून हे जर झालं पक्क तुम्हाला तर कोणत्या पण शास्त्रामध्ये तुम्हाला प्रवेश मिळेल। अवघड जात असलं सांगा, अजून सोपं करून सांगा तुम्हाला पाहिजे असलं तर, परंतु नाही समजलं तर विचारा, तुम्हाला समजलं असं तर मग पुढे जातो। आत्तापर्यंत किती प्रश्न झाले? 50। ह्या 50 प्रश्नातला कुठला पण प्रश्न मी उद्या विचारणार, पहिल्यापासून 50 पर्यंतच्या, तर त्याचं उत्तर द्यायला आलं पाहिजे। उत्तर आलं तर पुढे जाणार, नाही तर नाही जाणार। खूप घोलन करून हे करून त्याला बसवायला पाहिजे आपल्या बुद्धीमध्ये। जान हाँ मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को जानिए, यह मैं अनादि अनंत एक अखंड हूँ। यह मैं का भावासन कीजिए। यह मैं मतलब प्रत्यक्ष जो अनुभव में आ रहा है, मैं शरीर रूप नहीं हूँ। इस शरीर के भीतर जो चैतन्य शरीरी है, ज्ञान शरीरी है, ज्ञान ही जिसका स्वभाव है, ऐसा यह जीव द्रव्य, यह मैं हूँ। चैतन्य अनुभव में आ रहा है, चैतन्य का प्रतिभास होता है, पूरे शरीर में चैतन्य का प्रतिभास हो रहा है। ये पूरा अखंड चैतन्य ही मैं हूँ। जानने की कोशिश कीजिए, स्वयं को जानने की कोशिश कीजिए। एक बार अपना सच्चा परिचय प्राप्त कीजिए।
मैं शरीर के बाहर नहीं हूँ, शरीर के भीतर ही हूँ, लेकिन शरीर मतलब भी मैं नहीं हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप अखंड स्वरूप निर्मम स्वरूप शुद्ध एको